नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है परदेसी। इसे लिखा है बदी उजमा ने। खाजे बाबू हथिन। बाहर से वही जानी पहचानी आवाज़ आई। मैं समझ गया छाको का खत आया है और जनबा खत पढ़वाने के लिए मेरे पास आना चाहती है। मैं अभी भी कॉलेज से आया था। बदन पसीने में तर हो रहा था। सूरज डूब चुका था, पर बाहर अब भी बहुत तपिश थी। कमरे में बैठना अच्छा लग रहा था। जी चाह रहा था कुछ देर अंधेरे में कमरे में लेटा रहूं। झुलसाने वाली गर्मी में साइकिल पर 4 मील का रास्ता तय करके घर पहुंचा था। बहुत थका हुआ था। ऐसे में जनबा की आवाज़ सुनकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई। छाकों के खत पढ़ने में वैसे भी मुझे बहुत उलझन होती थी। खुद लिखा पढ़ा तो था नहीं, जाने किससे खत लिखवा कर भेजता था। जबान की बात तो अलग रही, लिखावट ऐसी होती कि पढ़े पढ़ी न जाती थी। इबारत और हिज्जे की गलतियों का तो हिसाब ही नहीं था। जितनी दिक्कत कचहरी के कागजात पढ़ने में होती है, उससे कम दिक्कत मुझे छाकों का खत पढ़ने में न होती। शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पर अब इस लिखावट से कुछ परिचित हो चला था। दो चार लफ्ज भी न पढ़ पाता तो अंदाज से मतलब भांप लेता था, और मेरा अंदाज़ा हमेशा सही साबित होता, क्योंकि जनवा सिर हिला हिलाकर मेरे अंदाज की तस्दीक कर देती थी। पिछले 8-10 सालों से छाको के खत पढ़ने का सिलसिला चल रहा है, यानी जब से छाको अपने बाबा से लड़कर यहाँ से गया है। पहले उसके खत कोडरमा से आते थे, उसके पहले झुमरी तलैया से, और उसके भी पहले हजारीबाग से। फिर वह कलकत्ता चला गया और अब वह कलकत्ते में ही है। साल में एक आध बार अब भी आ जाता था, और जब आता तो मुझसे ज़रूर मिलता। जनबा, जिसका असली नाम जैनब है, छाको की बेवा बहन है। वह उसे बुआ कहता है। शौहर के मरने के बाद उसके कुनबे के खर्च का बोझ छाको ही उठाता आया है। वह अपने बाप को रुपए नहीं भेजता, पर जनबा के नाम पर हर महीने कभी 30 रुपए, कभी 35 रुपए का मनी ऑर्डर जरूर आता। उसकी लड़की भी जनबा के साथ ही रहती है। जनबा, उसकी बहन और भाई और बाप सब एक ही घर में रहते हैं, पर जनबा का चूल्हा अलग है। यह चूल्हा छाको का भी है, क्योंकि उसकी बच्ची जनबा के साथ ही रहती है। खाजे बाबू हथिन, जनबा पुकार रही थी। अब उठना ही पड़ेगा, यह सोचता हुआ मैं उठा। बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खोला। जनबा हाथ में एक लिफाफा लिए खड़ी थी। कुछ कहे बगैर उसने खत मेरे हाथ में थमा दिया और खुद दहलीज पर बैठ गई। मैं खत देखकर चौंक गया। यह क्या? वही लिखावट थी, बात लिखने का अंदाज भी वही था, और खत भी छाको का ही था, पर खत पाकिस्तान से आया था। मुझे उत्सुकता हो रही थी। अपनी उत्सुकता में क्षण भर के लिए मैं भूल ही गया कि जनबा बैठी है और उसे खत पढ़कर सुनाना है। मैं मन ही मन सारा खत एक बार पढ़ गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि जनबा मेरी तरफ हैरानी से देख रही है। मैं चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगा। लिखा था, अब्दुल शकूर की तरफ से बाबा को बहुत बहुत सलाम, और जैनब बुआ को सलाम, और भाई सबको दुआ। मालूम हो कि खुदा के मेहरबानी से हम खैरियत से हैं, और आप लोगों की नेक खैरियत चाहते हैं। आप सब कहेंगे कि अब्दुल शकूर कलकत्ता से बिना खबर किए यहाँ कैसे आ गया। इलाही मास्टर, जिनकी दुकान में हम काम करते हैं, कहिन की इलाही टेलरिंग हाउस पाकिस्तान में खोलेंगे। सब कारीगरों से बोले कि हमारे साथ चलना होगा। हम बड़े मुश्किल में फंसे। इतना वक्त भी नहीं दिया कि आप लोगों से मिलकर कुछ सलाह कर सकें। 4-5 दिन के अंदर अंदर हम सबको लेकर ढाका पहुंच गए। इलाही मास्टर के एक बहनोई यहाँ है। यहाँ आने पर पता चला कि वही इलाही मास्टर को बहकाइन था पाकिस्तान चलने के वास्ते। जमी जमाई दुकान उजाड़ कर यहाँ आ गए। हम सब कारीगर लोग इलाही मास्टर के बहनोई के मकान में एक कोठरी में रहते हैं। इलाही मास्टर को दुकान नहीं मिली है, खोज रहे हैं। खुदा करे जल्दी मिल जाए। खाली बैठे बैठे जी घबरा रहा है। बाबा और जनबा बुआ को मालूम हो कि हम एकदम ठीक हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। रुपया हर महीने जाएगा। चिट्ठी बराबर दिया कीजिए। ढाका अच्छा शहर है। कलकत्ता का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अपने गया से बड़ा शहर है। यहाँ बंगाली लोग बहुत हैं। बंगाली लोग अपने मुल्क के आदमी सबसे बहुत चिढ़ता है। कहता है कि ये सब कहाँ से आ गया हमारे देश में।
इलाही मास्टर के साथ इतने रोज काम किया था, इसलिए उनकी बात मानकर यहाँ आ गए। यहाँ पानी खूब बरस रहा है। गया में तो बहुत गर्म होगा। मोहल्ले का सब हाल लिखना। हमारी तरफ से मोहल्ले के सब लोगों को सलाम और दुआ। एक ज़रूरी बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, अखाड़ा निकलेगा। उसमें हमारी तरफ से 5 रुपया दे दिया जाए, जैसे हर साल दिया जाता है। बाबा को सलाम, जुबैदा को उसके बाबा की दुआ, मुस्तकीम और यासिन को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ। मैं खत पढ़ चुका तो देखा कि जनबा रो रही थी। छाको का अकल देखला न खाचो बाबू। बप्पा भैया बहिनिया सब तो हियाँ हथिन। अपन चल गईल पाकिस्तान। हमनी सबका नसीब खराब बाबू। अब का कहा जाए। मैं चुप रहा, कहता भी क्या। जनबा खत लेकर आंचल से आंसू पोंछती हुई चली गई। छाको का खत पढ़कर मुझे अजीब सा लगा। एक लंबे अरसे से वह बाहर बाहर रह रहा था। कभी हजारीबाग, कभी झुमरी तलैया, कभी कोडरमा, कभी कलकत्ता। पर ये सब जगह हिंदुस्तान में थीं, और ये जगहें ऐसी थीं जहां अक्सर हमारे मोहल्ले के लोग रोजगार और काम धंधे की तलाश में जाते रहते थे। पर ढाका तो मुल्क ही दूसरा हो गया। ऐसी बात भी नहीं है कि मेरे मोहल्ले से कोई पाकिस्तान गया ही न हो, पर जिनको जाना था वे बंटवारे के तुरंत बाद ही चले गए थे। जाने वालों में तकरीबन सबके सब पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग थे, या फिर ऐसे लोग थे जिनके पास रुपया था। उसके बाद से मोहल्ले की ज़िंदगी में इस लिहाज से ठहराव सा आ गया था। मोहल्ले में पढ़े लिखे खुशहाल लोग वैसे भी कम ही थे, और पाकिस्तान बनने के बाद उनकी तादाद और भी घट गई थी। लेकिन जुलाहे, दर्जी, राज मजदूर, कसाई और इस तरह के निचले तबके के दूसरे लोग मोहल्ले में वैसे ही मौजूद थे जैसे पहले थे। इनकी तादाद बढ़ी ही थी, घटी नहीं थी। इसलिए छाको का पाकिस्तान चला जाना मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी उम्मीद न हो। दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि छाको अपनी मर्जी से पाकिस्तान चला गया है। उसके खत से भी जाहिर हो रहा था कि इलाही मास्टर के जोर देने की वजह से वह गया है। पर यह वजह भी बज़ाहिर बहुत लचर मालूम देती है। वह कोई बच्चा तो था नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से उसे मजबूर कर दिया जाता। वह अड़ जाता तो इलाही मास्टर क्या कर लेते। लेकिन छाको के खत के हर लफ्ज़ से ऐसी मासूमियत टपक रही थी कि मुझे यह मानना ही पड़ा कि छाको न टाली जा सकने वाली किसी मजबूरी की वजह से ही पाकिस्तान गया है। अब जबकि छाको अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में चला गया था, न जाने क्यों मैं उसे अपने से बहुत करीब महसूस कर रहा था। कमरे का दरवाज़ा, जिसकी चौखट पर कुछ देर पहले जनबा बैठी थी, खुला हुआ था। बरामदे के फर्श पर ईंट के टुकड़ों से रेखाएं खींच खींच कर बरामदे के फर्श पर ईंट की टुकड़ों से रेखाएं खींचकर लाल दायरे, चौकोर खाने और जाने क्या क्या शक्लें बनाई गई थी। यह मोहल्ले के लड़कों की कारस्तानी थी। लाख डांट डपट कीजिए, लेकिन वे अपनी हरकत से कहाँ बाज आते हैं। जैसे ही पता लगा कि कमरे में कोई नहीं है, मोहल्ले भर के लौंडे जमा हो गए, चक्को बित्ता, लंगड़ी टांग और अंटा खेलने की खातिर। कमरे का दरवाज़ा खुला ही नहीं कि सब पलक झपकते गायब। नाक में दम कर दिया था लौंडों ने, पर इस वक्त जरा भी झुंझलाहट नहीं हुई। बरामदे के फर्श को गंदा देखकर ऐसा लगा कि छाको और हम दोनों ने ही खेलने की खातिर फर्श पर ईंट के टुकड़ों से लाल रेखाएं खींची हैं। हम दोनों दीन दुनिया से बेखबर खेल में मस्त हैं, और तब एकाएक अब्बा जान की रोबदार आवाज़ गूंजी, छाको यह जा, वह जा। और मैं भी एक छलांग में ही कमरे के अंदर आ गया हूँ। पर अब्बा जान को तो सब कुछ मालूम हो चुका है। उनकी दिल दहला देने वाली आवाज़ कानों में पहुंच रही है, मरदूद सूरत हराम, कितनी बार मना किया, कमीने लड़कों के साथ न खेला कर, पर कमबख्त मानता ही नहीं। आइंदा कभी देखा इस तरह खेल खेलते हुए तो जान से मार डालूंगा। पर दूसरे दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं फिर छाकों के साथ बरामदे में खेलता दिखाई देता। हमारा खानदान सैयदों का था। मोहल्ले में दो चार घर ही सैयदों के थे, बाकी लोग तो जुलाहे, कसाई या दर्जी थे। मोहल्ले के सब लोग हमारे घर वालों की बहुत इज्जत करते थे और अपना दर्जा हमसे बहुत कम मानते थे। अब्बा जान को अपने खानदान के बड़प्पन का एहसास जरूर था, लेकिन मोहल्ले वालों पर कभी यह जाहिर नहीं होने देते थे कि वह खुद को उनसे बड़ा समझते हैं। मुझे या घर के किसी और बच्चे को मोहल्लों के लौंडों के साथ अंटा या गुल्ली डंडा खेलते देखते तो बहुत नाराज होते। उनके सामने तो कुछ न कहते, पर अलग ले जाकर इस बुरी तरह से डांटते कि खौफ से हमारा बुरा हाल हो जाता। एक दिन जब छाको के साथ खेलने के जुर्म की सज़ा के तौर पर वह मुझे फटकार रहे थे, तो इत्तेफाक से छाको ने उनके शब्द सुन लिए।
उसके बाद वह हफ्तों मुझसे दूर दूर रहा। लाख मनाने की कोशिश की, पर किसी तरह मानता ही नहीं था। मुझे भी अब्बाजान की बातें बहुत बुरी लगी थीं। खास तौर पर छाकों के लिए कमीना लफ्ज़ सुनना मुझे किसी तरह गवारा नहीं था, जबकि छाकों ने खुद अपने कानों से सुन लिया था। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी, जैसे मुझे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। मुझे अब्बाजान पर बहुत गुस्सा आया था। आखिर उनको क्या हक पहुंचता है मेरे साथी को इस तरह बुरा भला कहने का? मुझे जितना चाहे डांट लें, पर छाकों को कमीना कहने का उन्हें कोई हक नहीं है। छाकों का दिल दुखाकर क्या मिल गया था उनको? उनसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं होती थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा सुलगता था। मैं छाकों को मनाने की कोशिश करता रहा। गर्मियों के दिन थे, सुबह का स्कूल था। अब्बा जान भी सवेरे कचहरी जाते और 12 साढ़े 12 बजे तक लौट आते थे। जैसे ही खाना खाकर वह सोते और खर्राटे की आवाज़ मेरे कानों में पहुंचती, चुपके से उठता, कुर्सी पर चढ़कर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता और फिर बाहर से दरवाजे को इस तरह भेड़ देता कि जागने पर अब्बाजान को पता न चले कि मैं बाहर बरामदे में पहुंच गया हूं। छाको गली में ही या अपने घर की देवड़ी में नजर आता, हल्के से ताली बजाकर या ककड़ी फेंक कर उससे बरामदे में बुलाता, पर मुझे देखते ही वह मुंह फुला लेता। फिर कहता, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ। तुम शरीफ हो तो अपने घर के, हम कमीने हैं तो अपने घर के, नहीं खेलते तुम्हारे साथ। अब्बाजान की बात उसको बहुत बुरी लगी थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं सोचता। अब्बाजान की ज़बान मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? यह भी छाकों की ज्यादती है कि अब्बाजान की गलती का बदला मुझसे लेना चाहता है। मैंने तो नहीं कही कोई ऐसी वैसी बात। मुझसे नाराज़ होने का क्या मतलब है? फिर दिल में सोचता कि ज्यादती दरअसल अब्बाजान की है। वह कौन होते हैं किसी को कमीना कहने वाले? कई बार दिल में इरादा करता कि अब्बाजान से कहूँ इसके बारे में, पर उनको देखते ही हिम्मत जवाब दे देती, जाने गुस्से में क्या कर बैठे हैं। अम्मी तक तो थर थर कांपती हैं उनसे। मैं किस खेत की मूली हूँ? पर एक दिन जाने कैसे हिम्मत करके मैंने उनसे अपनी बात कह डाली। कहने के बाद दिल जैसे डूब सा गया। लेकिन उस दिन अब्बा जान का मूड बहुत अच्छा था। सुनकर क्षण भर मेरी तरफ देखते रहे, फिर अपनी मूछ पर उंगली फेरते हुए गंभीर मुद्रा में बोले, अच्छा, तो यह बात है। फिर उंगली के इशारे से अपने पास बुलाते हुए बोले, यहाँ आओ, काटो तो लहू नहीं बदन में। डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन एकाएक मेरी पीठ को ठोंकते हुए हंस पड़े और बोले, तो छाको को मैंने बोला, इस बात पर नाराजगी है? मैं उसे मना लूंगा, तुम कोई फिक्र न करो। अगले रोज इतवार था, स्कूल और दफ्तर की छुट्टी थी। अब्बाजान रोज की तरह तड़के ही उठे, वजू करके नमाज पढ़ी, फिर मुझे उठाया, जेब से 1 रुपया निकाल कर दिया, कहा, जाओ बिशुन हलवाई के यहाँ से 1 रुपये की जलेबियाँ ले आओ। अब्बा जान नमाज पर बैठे हुए वजीफा पढ़ने लगे। मैं दौड़ा दौड़ा विशुन हलवाई की दुकान पर पहुंचा और गरम गरम जलेबियां लेकर तुरंत आ गया। तब 1 रुपये में कितनी सारी जलेबियां आ जाती थीं। मिलावट और डालडा वगैरह का तो नाम भी नहीं सुना गया था उस वक्त। जलेबियां मुझे बहुत पसंद थीं, इसलिए मैं भी बहुत खुश हो रहा था। लेकिन साथ साथ हैरत भी हो रहा था कि आज न तो कोई त्योहार है, न कोई ऐसी खास बात हुई है। फिर सवेरे सवेरे अब्बा जान को फातिहा का ख्याल कैसे आ गया? खैर, मैं तो यह सोचकर खुश हो रहा था कि आज उठते ही गरम गरम जलेबियां खाने को मिल रही हैं। फातिहा पढ़कर अब्बाजान ने तख्त पर बिछी जानमाज पर बैठे बैठे ही जोर से पुकारा, छाको। अब्बाजान की आवाज़ छाको ने सुनी या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाबा महमदू खलीफा दौड़कर हमारे बरामदे में पहुंच गए। कहा कहते हैं बाबू? छाको को भेज देना, फातिहा की मिठाई देनी है। जी अच्छा, अभी भेजते हैं। छाको डरते डरते कमरे में आया। अब्बाजान ने प्यार भरे लहजे में उससे अपने पास तख्त पर बैठने को कहा। फिर एक तश्तरी में 12 जलेबियां रखकर उसे दी और कहा, 4 तुम्हारी हैं, 4 जनबा की और 4 बेंगा की। जब वह चलने लगा तो अब्बाजान ने मोहब्बत से उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। जो वक्त तुम बेकार खेलों में जाया करते हो, उसे किसी अच्छे काम में लगाओ। अब्बाजान की इस रवैये को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। उनके बड़प्पन का एक अजीब रुख मैंने देखा था। छाको के दिल पर भी इसका गहरा असर हुआ था। उसकी झेंपी झेंपी निगाहों से यही जाहिर होता था। उसी रोज रात एक अजीब घटना घटी। रात का खाना खाकर हम लोग बिस्तर पर लेट चुके थे। चांदनी छिटकी हुई थी। दिन भर आग बरसती रही थी, लेकिन अब पछुआ के खुशगवार झोंकों ने जहन्नुम को कैसे जन्नत में बदल दिया था।
चांदनी की ठंडी रोशनी में बिस्तर की सफ़ेद चादरों से दिल को बड़ी राहत सी मालूम हो रही थी। अम्मी का पलंग हमारे पलंग से लगा हुआ था। वह पान लगाने के लिए छालियाँ कतर रही थीं। उनके हाथ में मुरादाबादी सरौता चमक रहा था। छालियाँ कतरने की आवाज़ के साथ अम्मी की चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई दे जाती थी। पर जब अब्बाजान जोर से हुक्के का कश लेते तो यह आवाज़ हुक्के की गड़गड़ाहट में डूब जाती थी। हमारी छत से दूर एक ताड़ का दरख्त चांदनी में नहाया हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। एकाएक गली में किसी की कड़कदार आवाज़ गूंजी, साहेब जान हैं। मैं खौफ से अपने छोटे भाई से चिपट गया। अम्मी भी घबरा गई और सरौते के फलों के बीच रखी छालियां नीचे गिर गईं। लेकिन अब्बा जान उसी तरह इत्मीनान से हुक्के का कश लेते रहे। उनके चेहरे पर परेशानी की कोई झलक नहीं थी। हम लोगों की घबराहट को महसूस करते हुए वह बोले, कोई बात नहीं है, सिपाही है, साहबजान को पूछने आया है। गुंडा है ना, पुलिस को ऐसे लोगों पर निगाह रखनी पड़ती है। साहबजान मोहल्ले भर में बदनाम तो था ही, शहर में भी उसको सब लोग जानते थे। उसकी बदमाशी और गुंडागर्दी की धाक जमी हुई थी। वह रिश्ते में छाको का मामा लगता था, लेकिन छाको के बाप को उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए वह साहेबजान और उसके घर वालों से कोई वास्ता नहीं रखता था। साहेबजान का भी अजीब हाल था। कभी यह ठाठ होते कि सिल्क की कमीज, सोने की बटन, रेशमी लुंगी, हाथ में खूबसूरत सुनहरी घड़ी, सोने की जंजीर में बंधी हुई, गले में सोने की चेन, पैर में चमकते हुए बेहतरीन पंप जूते और हाथ में कैंची सिगरेट का पैकेट, जो उस जमाने में बहुत उम्दा सिगरेट मानी जाती थी। जिधर से निकलता लड़कों को चवन्नी अठन्नी देता हुआ गुजर जाता। और कभी यह हाल की फटी हुई मैली बनियान और मामूली लुंगी बदन पर दाने दाने को मोहताज। कई बार मेरे घर भी आ जाता, आटा चावल या पैसा मांगने को। साहेबजान से मन ही मन सभी लोग नफरत करते थे, पर उससे डरते भी बहुत थे। यहाँ तक कि अब्बाजान की भी उससे कुछ कहने की हिम्मत न होती। पुलिस के आदमी को गए थोड़ी ही देर हुई थी कि नीचे गली में साहेबजान की आवाज़ सुनाई दी। वह नशे में चूर था और गंदी गंदी गालियाँ बक रहा था। ऐसी ऐसी गालियाँ जिनका मैं मतलब भी नहीं समझता था। अब्बाजान ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार भरे लहजे में वह कहने लगे, बेटा, यूँ तो खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर हैं, लेकिन खानदान और खून बड़ी चीज़ है। हमारे खानदान में कोई शराबी नहीं हुआ, किसी ने जुआ नहीं खेला। छाको का मामू ही तो है साहेबजान। माना कि साहेबजान और छाको के बाप की आदतें एक सी नहीं हैं, लेकिन है तो एक ही खानदान के। हम लोगों को इनकी सुहबत से बचना चाहिए ताकि इनकी बुराइयां हमें न घुस जाएं। इसी तरह की और बहुत सी बातें अब्बाजान मुझसे कहते रहे। फिर एक फारसी का शेर भी पढ़ा था और उसका मतलब समझाया था। उस शेर का निचोड़ भी कुछ यही था कि बुरी संगत से बचना चाहिए। जब अब्बाजान यह नसीहत कर रहे थे तो मैंने महसूस किया कि वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई न थी, पर कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। दूसरे दिन अब्बाजान कचहरी से लौटे थे तो उनके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। पैकेट मुझे देते हुए उन्होंने कहा था, तुम लोगों के लिए ऐसी चीज़ ला दी है कि खेलने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब पैकेट खुला था और कैरम बोर्ड पर नज़र पड़ी थी तो कितनी खुशी हुई थी मुझे। लगता था दो जहान की नियामत मिल गई है। इसके बाद जाने कैरम बोर्ड का असर था या अब्बाजान की नसीहत का कि दोपहर में छाकों के साथ खेलने का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। मैं अपने छोटे भाई के साथ कैरम खेलता रहता। बाहर बरामदे में ककड़ी के गिरने की आवाज़ होती, हल्के से ताली बजती, पैरों की धम धम करने की आवाज़ होती, उंगली मुंह में डालकर सीटी की आवाज़ पैदा की जाती। पर ये तमाम आवाज़ें कमरे में पहुंचकर कैरम की गोटों की खटखट में गुम हो जाती। इसके बाद मेरे और छाकों के बीच वह नज़दीकी न रही जो पहले थी। आते जाते एक दूसरे को देख लेते तो कभी कभार बातचीत हो जाती, पर हम दोनों के दरमियान जैसे कोई दीवार आ गई थी। जैसे जैसे ऊंची जमातों में चढ़ता गया, पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता गया। खेल में दिलचस्पी अब भी बनी हुई थी। अब गुल्ली डंडा और अट्टा खेलने का शौक खत्म हो चुका था। उनकी जगह फुटबॉल, रिंग बॉल और हॉकी ने ले ली थी। मैं स्कूल से घर आता, स्कूल में दिए हुए कामों को पूरा करता, फिर शाम को स्कूल के मैदान में खेलने चला जाता। स्कूल मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। खेल कर वापस आता तो मास्टर साहब पढ़ाने आ जाते। सुबह से रात गए तक मैं व्यस्त रहता। मैं मोहल्ले में रहते हुए भी वहाँ की ज़िंदगी से कुछ कट सा गया था। आज जब बचपन की इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है। क्या रखा है इन छोटी मोटी यादों में।
पर ना जाने ऐसा कौन सा बारीक तार है जिसने इन यादों को मजबूती से बांध रखा है, जो इन्हें बिखरने नहीं देता। जरा मौका मिलता नहीं कि मोतियों के हार की तरह यादें झिलमिला उठती हैं। एक और तस्वीर उभर रही है। महमदू खलीफा गली में आगे आगे जा रहा था। पीछे पीछे छाको चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। गले में कपड़ा नापने का फीता लटक रहा था। हाथ में कैंची और बगल में एक छोटी गठरी चुपचाप चल रहा है। वह अपने बाप के पीछे जैसे कैदी सिपाही के पीछे चल रहा हो। बिल्कुल सपाट चेहरा, जैसे मन में कोई भी विचार तरंग न हो। और तब एकाएक सपाट चेहरे पर जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई है। महमदू खलीफा गुस्से से उसे गालियां दे रहा है। माँ की, बहन की। सुराथ राम, साले चोरी कर बे तू। ममुआ का आदत सीखे है तू। बात बहुत मामूली थी। पुकार फिल्म चल रही थी। छाको ने अपने बाप की जेब से सोते में पैसे निकाल लिए थे और चुपके से दुकान से खिसक गया था। महमदू खलीफा को जब पता चला तो वह बुरी तरह बरस पड़ा उस पर। मुझे बहुत खुशी हुई थी, साथ ही कुछ जलन भी हुई थी। खुशी इसलिए हुई कि उसको डांटा गया था। अब्बा जान मुझे अक्सर डांटते फटकारते रहते थे, जिसका एक असर यह पड़ा था मुझ पर कि जब किसी को डांट सुनाते देखता तो मन ही मन बहुत खुश होता। पर उस पर रश्क भी हो रहा था। उसने ऐसा काम कर दिया था जो मैं नहीं कर सकता था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ सकती थी। अब्बा जान का कुछ ऐसा ही रोब था मुझ पर। उन दिनों पुकार फिल्म की बहुत शोहरत थी। परी चेहरा नसीम पर लोग जान देते थे। रोज गली में कितने ही आदमी जिंदगी का साज भी क्या साज है गुनगुनाते हुए गुजर जाते। बहुत जी चाहता कि किसी तरह फिल्म देखूं। आखिर फिल्म में ऐसी क्या बात रहती है कि अब्बाजान मुझे जाने नहीं देते। इतने सारे लोग कैसे जाते हैं। लेकिन उनसे बहस करने का सवाल ही नहीं था। इसलिए जब मालूम हुआ कि छाको पुकार देख आया है तो मुझे बहुत रश्क हुआ था उस पर। काश मैं भी देख सकता। मज़े की बात यही थी कि अब्बाजान खुद देख आए थे। कितना गुस्सा आया था उन पर मुझे। यह भी कोई बात हुई। फिल्म देखना बुरा है तो उनके लिए क्यों बुरा नहीं। मुझसे तो अच्छा छाको है। डांट ही सुननी पड़ी ना, लेकिन फिल्म तो देख ली। इस तरह कितनी ही छोटी मोटी बातें याद आ रही हैं। छाको दूल्हा बना है, सफ़ेद कमीज पर बादामी रंग का जैकेट पहने है, घोड़ी पर शान से तनकर बैठा हुआ है, मुंह पर लाल रेशमी रुमाल है, पीछे उसकी कमर को पकड़े बेंगा बैठा हुआ है। सुखी मियाँ की शहनाई की आवाज़ गली में फैल गई है। बंसी नाई हाथ में छतर लिए खड़ा है। गली में मोहल्ले भर के लड़कों की वह भीड़ है कि रास्ता चलना कठिन हो गया है। और तब गली में ऐसा सन्नाटा हो गया कि जी घबराता है। बारात जा चुकी है, पर हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गया है। दुनिया में हर बात के लिए कायदे बने हुए हैं। छाको की बारात में हमारे घर का कोई भी आदमी नहीं जा सका। यह बात उसको उसी तरह मालूम है जिस तरह यह बात कि सूरज पूरब में निकलता है। किसी को कोई शिकायत नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है। मैं भी अब ऐसा बच्चा नहीं रहा कि इतनी सी बात न समझ सकूं। पर एक ख्याल मेरे मन में जरूर पैदा हुआ है कि छाको फिर मुझसे बाजी ले गया। और जब पाकिस्तान से आया हुआ छाको का खत मैंने पढ़ा है तो न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ है कि वह दीवार जो उस चांदनी भरी रात में अब्बाजान की नसीहत ने या शायद कैरम बोर्ड की गोटों ने खड़ी कर दी थी, एक ही झटके में टूट गई है। और छाको मेरे बहुत करीब आ गया है, शायद उससे भी ज़्यादा करीब। जब हम दोनों गर्मी की दोपहरी में अब्बा जान और अम्मी की नज़रों से बचकर ईंट के टुकड़ों से बरामदे के फर्श पर लाल रेखाएं खींचते थे और अजीब अजीब खेल खेलते थे, बेमायने बेमतलब, बस यूं ही। 15वें रोज छाको का एक खत और आया। लिखा था, अब्दुल शकूर की तरफ से उसके बाबा को और जैनब बुआ को सलाम। मालूम हो कि हम अच्छी तरह हैं। आप लोग लिखा है कि हमको आप सबको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हम क्या बताएं, हम नहीं चाहते थे कि आएं, लेकिन इलाही मास्टर ने ऐसी बात कह दी कि हमको आना ही पड़ा। वह कहीं कि अच्छे वक्त में साथ दिया, लेकिन जब तकलीफ का डर है तो साथ छोड़ रहे हैं। हम बोली कि मास्टर हम ऐसे नहीं हैं, आप ऐसा सोचते हैं तो हम चलेंगे, नहीं जाएं तो बाप का पेशाब पिए, इसलिए आना पड़ा। जबान दे चुके थे। घर बहुत याद आता है। यहाँ का लोग हम लोग के माफिक नहीं है। बंगला बोलता है, हम लोग को देख कर बहुत कुड़कुड़ाता है। आज मुहर्रम का 4 है, 7 तारीख को अखाड़ा निकलेगा, 10 को तजिया उठेगा। हम रहते तो पैक बनते, बेंगा मशक उठाएगा। बड़ी दहा कि इमाम बाड़े पर हमारी तरफ से मिठाई और शरबत नियाज करा देना। दाहू भैया से कहियो हमारे वास्ते इमाम साहब से दुआ करें। मोहल्ले का अखाड़ा कैसा निकला लिखियो। कै मेर बाजा था। इब्राहिम उस्ताद मुहर्रम करने आ गए होंगे। बत्ती वाले किते थे। रोशनी में फाटक था या नहीं। शहर में हमारे अखाड़े का पहला नंबर रहा या नहीं।
सब बात लिखिएगा, सबको सलाम दुआ। उस रोज़ मुहर्रम की 7वीं तारीख थी। दहाड़ और डंके बजने की आवाज़ आ रही थी। गली में लड़के हरे और चमकदार नाराबद्दी पहने नजर आ रहे थे। सचमुच छाको पैक बनकर किस तरह फुदकता फिरता था। सफ़ेद चूड़ीदार पैजामे का हरा कुर्ता, कमरबंद बांधे हुए, जिसमें 3-4 घंटियां और एक मूर्छल लटकती रहती। घर दहा एक किए रहता था वह। रात भर उसकी घंटियों की आवाज़ गली में गूंजती रहती। अखाड़ा निकलता तो उसके साथ साथ जाता और दिन के 9-10 बजे कहीं वापस आता। कितनी ख्वाहिश होती थी मुझे अखाड़ा के साथ शहर भर में घूमने की, लेकिन अब्बा जान कहाँ इजाज़त देते थे इसकी। मोहल्ले का अखाड़ा निकलता तो सबसे पहले मेरे घर के करीब गली के नुक्कड़ पर एक बड़े मैदान में जमता, फिर कहीं और जाता। लोग घर से निकलकर नुक्कड़ पर आकर खड़े होते। सामने के हिस्से में आदमियों की भीड़ नहीं रखी जाती थी, ताकि हम लोग आराम से अखाड़ा देख सकें। उस रोज़ हमारे यहाँ एक बहुत बड़े टब में शरबत बनता और अखाड़े में जितने भी लोग होते उन सबको शरबत पिलाया जाता। फिर कभी 20 तो कभी 30 रुपए अब्बाजान इब्राहिम उस्ताद के हाथ में रख देते। इसके बाद अखाड़ा दूसरी तरफ चला जाता था। जाने कितनी बार मैंने छाकों का अखाड़ा खेलते देखा था। शायद ही कोई ऐसा मुहर्रम हो जब वह अखाड़े में मौजूद न रहा हो। बना पट्टा गतका सब कुछ ही तो खेलता था वह। बड़े होने पर गुहार भी इतना अच्छा खेलता था कि मोहल्ले भर में उसका जवाब नहीं था। लाठी घुमाता हुआ इतनी सफाई से गोल के भीतर निकल जाता कि दूसरी लाठियां उसके बदन को छू भी न सकती थी। यह सब देखकर मेरा भी कितना जी चाहता था कि मैं भी छाकों की तरह पैक बनूं, अखाड़े के साथ घूमता फिरूं, बना पट्टा खेलूं। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, इसका फैसला तो अब्बाजान करते थे। मैं तो एक कठपुतली था उनके हाथों में। मैं चाहता था पैक बनना, लेकिन हमारे खानदान में इसका रिवाज नहीं था। मुझे मुहर्रम में तोक पहनाया जाता। चांदी के तोक में हर साल एक नई कड़ी जोड़ दी जाती, जो इस बात की निशानी थी कि मेरी उम्र में 1 साल का इजाफा हो चुका है। तोक पहनाने के पहले अब्बाजान फातिहा करके उसे फूंकते, फिर मुझे तोक पहनाया जाता। नियाज की रेवड़ियाँ खाने को दी जाती और शरबत पिलाया जाता। अम्मी मेरी ज़िंदगी के लिए दुआएं करती, पर मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं तो बस चाहता था कि छाकों की तरह मुझे भी पैक बनाया जाए, मेरी कमर में भी घंटियां और मूर्छल बंधी हों, और मैं भी छाकों की तरह रात भर जहाँ चाहूँ घूमता फिरूं। लेकिन मेरे लिए इतनी आज़ादी कहाँ थी। मुहर्रम का तमाशा देखने का इंतजाम मेरे लिए यह किया जाता कि मुझे अपने रिश्ते के मामू के यहाँ भेज दिया जाता, जिनका मकान बाजार के बीचों बीच में था। छत से हम लोग अखाड़ों और तजियों की बहार देखते, लेकिन जो मज़ा सड़कों पर घूम घूम कर तमाशा देखने में है, वह कैदी की तरह एक जगह बंद होकर देखने में कहाँ। लेकिन यह सब बचपन की बातें हैं। मुहर्रम का अखाड़ा अब भी हमारे मकान के सामने जमता है। अब भी इब्राहिम उस्ताद को रुपए दिए जाते हैं, अखाड़े में आए हुए लोगों को शरबत पिलाया जाता है। लेकिन मैं यह सब महज एक रस्म पूरी करने के लिए करता हूँ। वह उमंग और जोश नहीं है जो बचपन के दिनों में महसूस करता था। लेकिन छाकू अब भी कितने चाव और हसरत से मुहर्रम का जिक्र करता है, जैसे इससे उसका रूहानी लगाव हो। मुझे याद है कि ऐसी ही खुशी और उमंग मैंने उन दिन महसूस की थी जब अब्बा जान ने मुझे नया कैरम बोर्ड लाकर दिया था। मेरी खुशी की सतह अब बिल्कुल बदल गई है, पर छाकों की खुशियों की सतह अब भी वही है जो बचपन के दिनों में कभी मेरी रह चुकी थी। मैं मुसीफ़ी के इम्तिहान में बैठ चुका था। उन्हीं दिनों इम्तिहान का नतीजा निकला। मैं चुन लिया गया। नियुक्ति के पहले मुझे पटना पहुंचकर डॉक्टरी परीक्षा करवानी थी। मैं पटना चला गया। वहां से लौटने के 2-3 रोज बाद ही छाको का एक और खत आया। लिखा था, अब्दुल शकूर की तरफ से बाबा और जनबा बुआ को बहुत बहुत सलाम। खत मिला। मालूम हो कि इलाही मास्टर की दुकान बहुत चल रही है। उनको गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ठेका मिल गया है। मास्टर कहते हैं कि सब कारीगर का रुपया हम बढ़ा देंगे और मुनाफा में से भी कुछ देंगे, लेकिन हमारा मन नहीं लगता है और सब तरह का आराम है। इलाही मास्टर के घर में हम सबका खाना बनता है। जो इलाही मास्टर खाते हैं वही हम सब कारीगर भी खाते हैं। हमको बहुत दुख हुआ कि इस बार मुहर्रम में 3 मेर बाजा था, बराबर 4 मेज़ बाजा रहता था। रोशनी का फाटक भी नहीं था। हम रहते तो ऐसा नहीं होने देते। जैसे होता, चंदा उठाकर अच्छा से अच्छा अखाड़ा निकालते। खुदा की मर्जी हुई तो हम अगले मुहर्रम में मोहल्ले में ज़रूर रहेंगे और दिखा देंगे अच्छा से अच्छा अखाड़ा निकाल कर। लानत है मोहल्ले के लोगों पर। अपने मोहल्ले की इज्जत का कोई फिक्र नहीं है। मेहंदी के बारे में कुछ नहीं लिखा। कैसी मेहंदी निकली थी। बाबा जान को मालूम हो कि हमको कुरैशा का रिश्ता साहबजान मामू के बेटे से एकदम पसंद नहीं है। भूरा काम धंधे से लगा हुआ है। यह ठीक है, लेकिन चोर डकैत के बेटे से हमारी बहन का ब्याह हो,
यह कैसे हो सकता है? बाबा को मेरी तरफ से कहा जाए कि यह रिश्ता कभी नहीं करें। जुबैदा को उसके बाबा की दुआ, मुस्तकीम और यासीन को बहुत बहुत दुआ। छाको का खत पढ़कर मैं सोचने लगा, सैकड़ों मील की दूरी पर बैठा हुआ मुहर्रम के अखाड़े से कितनी निकटता अनुभव कर रहा है। पैक बनना, अखाड़ा खेलना, मेहंदी, ढोल बाजा, मुहर्रम की धूमधाम, ये सब मेरे लिए कितनी गैर अहम चीज़ें बनकर रह गई हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों के दरमियान रह रहा हूँ, पर मेरे दिल में इनसे कुछ भी तो उमंग नहीं होती। और छाको जो इनसे सैकड़ों मील की दूरी पर है, जैसे इन सब को अपनी रग रग में महसूस कर रहा है। सिवाय मौत के कोई और चीज़ उसको इन चीज़ों से अलग नहीं कर सकती। क्या उसके लिए अपने स्वभाव की विशेषता है, या इसकी वजह यह है कि जो चीज़ दूर चली जाती है उससे आदमी का लगाव बढ़ जाता है। लेकिन मैं तो बाहर बाहर रहा हूँ। मुझे तो मुहर्रम के धूम धड़ाके की याद ने कभी भी इस तरह नहीं सताया। सोचने पर इसकी एक वजह तो यह मालूम होती है कि मैं ज़िंदगी की इन मामूली खुशियों के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन छाकों के लिए इन सीधी-सादी खुशियों की अब भी शायद उतनी अहमियत है, जितनी कि बचपन में थी। और तब मुझे छाको वास्तव में बिल्कुल एक बच्चा लगता है। पैक बना गली में फुदकता फिर रहा है और कमर से बंधी हुई घंटियों की आवाज़ फिजा में बिखेर रहा है। यह तब भी बच्चा था जब उसने अब्बाजान की गालियों का बुरा माना था। उस वक़्त भी जब अब्बाजान की दी हुई जलेबियों से उसका गुस्सा एकाएक ख़त्म हो गया था। और उस वक़्त भी वह बच्चा ही था जब इलाही मास्टर के कहने पर वह अपने वतन को छोड़कर पाकिस्तान चला गया था और अपने जिस्म को उन हवाओं से अलग कर दिया था, जिनके बीच वह पला-बढ़ा था। पर उसकी रूह इन हवाओं को ढूँढ रही थी, उस दूध पीते बच्चे की तरह जो माँ के दूध के लिए बिलख-बिलख कर रो रहा हो और उसकी माँ उसके पास ना हो। लेकिन अपनी बहन के रिश्ते के बारे में उसने जो कुछ लिखा था, उसको पढ़कर मुझे अजीब-सा लग रहा था। मुझे अब्बाजान की वह बात याद आ रही थी, जो उन्होंने बहुत पहले उस रात कही थी, जब छत पर चाँदनी छिटकी हुई थी। अम्मी के हाथों में मुरादाबादी सरौता चमक रहा था और एकाएक साहेबजान के दरवाजे पर सिपाही की कड़कदार आवाज़ गूंजी थी। अब्बाजान तो खून और ख़ानदान की अहमियत के कायल थे, लेकिन छाको तो अपने ही ख़ानदान और खून में नफ़रत का बीज बो रहा था। साहेबजान चोर था, गुंडा था, उसमें दुनिया भर की बुराइयाँ थीं, लेकिन उसका लड़का भूरा ऐसा नहीं था। फिर ख़ानदान तो उसका ही था। और तब मुझे लगा कि यह भी छाको का लड़कपन ही तो है। अपनी नादानी में वह खुद उस बात को सही साबित करने पर तुला हुआ है, जो कभी अब्बाजान ने कही थी और जो उसे बहुत बुरी लगी थी। मुंसिफ होने पर मेरी पहली पोस्टिंग पूर्णिया में हुई। 3 साल बाद मेरा तबादला समस्तीपुर हो गया। ये दोनों जगहें गंगा के उस पार उत्तरी बिहार में थीं। वकीलों की जिरह, गवाहों के बयान वगैरह सुनने में पूरा दिन गुजर जाता। रात गए तक मुकदमों के फैसले लिखता। मसरूफ़ियत बहुत बढ़ गई थी। इस बीच मैं घर में 1-2 बार ही जा सका, और वह भी 1-2 रोज़ के लिए ही। जब मेरी नौकरी के 4 साल पूरे हो गए, तो मैंने 2 महीने की छुट्टी ली और घर आ गया। पहुँचने के दूसरे दिन सवेरे मैं बैठक में बैठा कोई ज़रूरी खत लिख रहा था। कमरे का एक दरवाज़ा, जो बरामदे की तरफ था, खुला हुआ था। एकाएक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, "खाजे बाबू हैं?" "कौन है? अंदर आ जाइए।" मैंने जवाब दिया, "हम हैं, अब्दुल शकूर।" अभी मैं ठीक तरह से समझ भी ना पाया था कि इतने में छाको मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं चौंक पड़ा। बिल्कुल वैसा ही तो था, जैसा मैंने उसे बरसों पहले देखा था। हाँ, उसके बालों में अलबत्ता कहीं-कहीं सफ़ेदी आ गई थी। "अरे छाको, तुम कब आए पाकिस्तान से?" मैंने पूछा। "हमको आए 2-3 महीना हो गया बाबू। हम समझ रहे थे आपसे न मिलना हो सकेगा। जनबा बुआ बताइस कि आप आए हैं। किस्मत में मिलना लिखा था। कितने दिनों बाद आपको देखा है। कब तक रहोगे?" "आज जा रहे हैं। 1 महीने का वीज़ा मिला था। 1 महीना और बढ़ाया। इलाही मास्टर जिनकी दुकान में काम करते हैं, खत पर खत लिख रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। वहाँ दिल लग गया है तुम्हारा?" मैंने पूछा। "नहीं बाबू, मन बहुत घबराता है। घर बहुत याद आता है।" "फिर गए क्यों?" मैंने अनजान बनते हुए पूछा। "का कहें बाबू, इलाही मास्टर के बहकावे में आ गए। धोखे से फार्म भी भरवा दीहिन, वह पासपोर्ट का। तुम्हारी बच्ची तो ठीक है ना? अब तो बड़ी हो गई होगी।" मैंने विषय बदलते हुए कहा। "हाँ बाबू, 12 बरस की हो गई। अच्छा लड़का मिल जाए तो यह फ़र्ज़ पूरा कर दें। आप भी देखिए, कोई अच्छा लड़का मिले तो खबर कीजिए। तुम्हारी एक ही तो बच्ची है, अपने साथ ले जाओ, वहीं शादी-ब्याह करना उसका।" बाबू की बात, "वहाँ अपनी जात बिरादरी का लड़का कहाँ मिलेगा?" छाको ने अपनी ख़ास मासूमियत से कहा।
उसी रोज रात के 8 बजे गली के नुक्कड़ पर रिक्शा आकर रुका। आगे आगे छाको, उसके पीछे पीछे महमदू खलीफा, जनबा, उसके बेटे मुस्तकीन और यासनी, छाको की बहन कुरैशा और उसकी बेटी जुबैदा। उसकी चाल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं देखता आया था। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था वह, जैसे बहुत पहले अपने बाप के साथ चलता था। मुझे लगा वह दुकान बंद करके घर लौट रहा है। महमदू खलीफा आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे छाको चल रहा है। उसके गले में कपड़ा नापने का फीता लटक रहा है, एक हाथ में कैंची है और बगल में कपड़ों की छोटी सी गठरी। लेकिन कहाँ, वह घर की तरफ नहीं जा रहा है, वह तो विरोधी दिशा में जा रहा है। महमदू खलीफा उसके आगे आगे नहीं है, वह तो छाको के पीछे पीछे चल रहा है। मैं सोचता हूँ ज़माना कितना बदल गया है, कैसा बदला बदला लग रहा है सब कुछ। मैं बरामदे से उतरकर गली के नुक्कड़ पर आ गया हूँ। छाको रिक्शे पर चढ़ रहा है। यह दृश्य जाने कितनी बार देख चुका हूँ। जब कभी हजारीबाग जाता या कोडरमा जाता या झुमरी तलैया जाता या कलकत्ता जाता, तो उसी तरह गली के नुक्कड़ पर रिक्शा आकर रुकता। पर मैं कभी तो नहीं जाता था उसे विदा करने को। तब भी उसके बाप भाई बहन सभी आते थे उसे छोड़ने को रिक्शे तक। लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं होते थे। सबके चेहरे उदास जरूर रहते थे। वे जानते थे कि आना जाना तो लगा ही रहता है। यह तो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। मोहल्ले के कितने ही लोग बाहर आते जाते रहते हैं, काम धंधों की तलाश में। पर आज का जाना तो और ही लग रहा था, जैसे वह रोजगार की तलाश में ना जा रहा हो, जैसे वह दूर बहुत दूर ऐसी जगह जा रहा हो जहाँ से वह जाने कभी लौटेगा भी या नहीं। मैं गली के नुक्कड़ पर खड़ा हूँ। गली की सीढ़ी से लगकर रिक्शा खड़ा है। छाको के चेहरे पर अजीब तरह का तनाव है, जैसे उसका चेहरा फट पड़ेगा उसके मन के तूफान को लेकर। उसके बाजू पर लाल साड़ी की धज्जी में इमाम जामिन बंधा हुआ है। उसकी बेवा बुआ जनबा उसके पास खड़ी है। पैदान पर टीन का एक स्याह बक्स रखा है। उसके ऊपर लाल कपड़े में बंधा हुआ हांडी का ढक्कन रखा है, जिसमें शायद खाने की कोई चीज़ रखी हुई है। छाको का एक पैर रिक्शे के पैदान पर है, दूसरा पैर अभी जमीन पर ही है, जैसे वह जमीन में धंस चुका हो। जनबा के आंसुओं में डूबे हुए शब्द मेरे कानों में पहुंच रहे हैं, अल्लाह खैर से वापस लाए। और तब एकाएक उसका चेहरा फट पड़ा है, दिल का तूफान बाहर निकल पड़ा है। उसका पैर रिक्शे के पैदान से हटकर फिर जमीन पर आ गया है। वह फूट फूट कर रो रहा है, जैसे वह सचमुच कोई बच्चा हो और उसकी कोई प्यारी चीज़ उससे छीनी जा रही हो। इस तरह छाको को फूट फूट कर रोते तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उसका पासपोर्ट देखा है। अब्दुल शकूर वल्द महमदू खलीफा पाकिस्तान का नागरिक है। मैंने कानून का गहरा अध्ययन किया है। कानून की इज्जत मेरी रग रग में बसी हुई है। मैं जानता हूँ कि कानून का जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं है, पर न जाने क्यों एकाएक मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया है। कानून की मोटी मोटी किताबें जैसे छाकों के आंसुओं में डूबती जा रही है, और मैं रूह की गहराई में कहीं शिद्दत से यह महसूस कर रहा हूँ कि छाको दरअसल परदेश जा रहा है, जहाँ की हर चीज़ उसके लिए अजनबी है। धन्यवाद।